हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग इलास्टिक एनालिसिस में कैसे मैकेनिज्म अकर करता है वो देख चुके थे। और आज के लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म अकर करेगा प्लास्टिक एनालिसिस में वो कैसे अकर करेगा वो देखेंगे। तो उसको देखने से पहले एक बार मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। अगर कोई स्ट्रक्चर अनस्टेबल है या फेलियर हो चुका है उस स्ट्रक्चर का, तो उसको बोलेंगे कि उसका मैकेनिज्म अकर कर गया है। तो कैसे पता लगाएंगे कि कोई स्ट्रक्चर अनस्टेबल है या मैकेनिज्म अकर कर चुका है उसका? तो उसको पता लगाने का सिंपल रूल है कि आप उस स्ट्रक्चर पे लोड लगाइए। अगर वो स्ट्रक्चर उस लोड को बर्दाश्त कर जाता है या फिर उसके अंदर एक ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप होता है, अपना अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर पाता है उस लोड के अगेंस्ट में, स्ट्रेस डेवलप कर पाता है, मतलब स्ट्रेस जनरेट होता है अगर उस बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब वो बॉडी स्टेबल है, मतलब बॉडी रेजिस्ट कर रहा है उस लोड को, एक्सटर्नल लोड को। लेकिन अगर वो स्ट्रेस डेवलप नहीं कर पाता है, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है अपनी बॉडी में, तो इसका मतलब वो लोड को रेजिस्ट नहीं कर रहा है और वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल और मैकेनिज्म वो दोनों सेम चीज़ है और इनको हम ऐसे पता लगाते हैं। अब आता है सवाल कि प्लास्टिक और इलास्टिक को अलग अलग क्यों देख रहे हैं हम लोग। तो इलास्टिक एनालिसिस तब तक के लिए वैलिड था जब तक हम इलास्टिक रीजन में, कहने का मतलब कि हमारा स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन जो है वो अंडर द इलास्टिक रीजन है। और प्लास्टिक तब देखने की जरूरत पड़ता है जब हम लोग जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं। इलास्टिक लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम लोग प्लास्टिक में आ जाएंगे, और तब अगर मैकेनिज्म ऑकर करता है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर तब जाके अनस्टेबल होता है, तब उसको ऐसा बोलेंगे कि वो प्लास्टिक एनालिसिस में उसका मैकेनिज्म ऑकर कर रहा है। हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस में एंटर कर गए, कहने का मतलब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि प्लास्टिक एनालिसिस में मैकेनिज्म कैसे अकर करता है। तो उसको एक पहले एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल हमारा ये है, पहला एग्जांपल लेंगे। चलिए, एग्जांपल देखने से पहले कल के लेक्चर में एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। मिस्टेक ये था कि कल मैंने इलास्टिक एनालिसिस में जब मैकेनिज्म को दिखाया था, जब मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया था जिसमें एक साइड हिंज और एक साइड रोलर था, याद होगा आपको। तो अगर यहाँ पे लोड लगाते हैं तब ये स्टेबल बिहेवियर था इसका, बाकायदा ये बेंट हो रहा था। बेंट होने का मतलब उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आने का मतलब जैसे ही स्ट्रेस आया, इसका मतलब ये लोड के अगेंस्ट बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जो वो लोड को रेजिस्ट कर रहा है, अपने अंदर डिफॉर्मेशन को। जैसे अपने अंदर बेंडिंग जो हो रहा है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस, वो स्ट्रेस। इसका मतलब वो बॉडी स्टेबल है, मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे तीसरा हिंज लगाया था, यहाँ पे एक हिंज लगा के जब मैं इस पे लोड लगाया था पी अमाउंट का, तो लोड लगाने के बाद मैंने ये बताया था कि यहाँ पे 3 कंटिन्यूस हिंज आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी अब बेंट नहीं कर पाएगा, ये सीधा रोटेट कर जाएगा और रोटेट करके ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक गलती यहाँ पे ये किया था। गलती ये था कि जैसे ही ये बेंट हुआ था तो मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे ही दिखा दिया था, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आया था। ये यहाँ का ऐसे ये बेंट होके, मतलब सॉरी रोटेट होके यहाँ आ गया था और यहाँ पे थीटा रोटेशन देखने को मिला था। लेकिन आप खुद से सोच के देखिए, जब ऐसे देखेंगे, जैसे ही आपने पी लोड लगाया तो ये पार्ट, ये बीम का पास ये पार्ट यहाँ आ गया। अब अगर आप इसको एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल एज्यूम करते हैं तो ये एंगल के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। हमको पता है कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर या बेस। अगर बेस और परपेंडिकुलर का कंपैरिजन में हाइपोटेनस को देखा जाए तो हाइपोटेनस हमेशा दोनों से बड़ा निकल के आता है। तो इसका मतलब इससे ये बड़ा हो गया, इसका मतलब इसमें इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन होने का मतलब उसके अंदर कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा, जो कि ऐसा नहीं है इस केस में। इसलिए ये जो डायग्राम था वो इनवैलिड था। डायग्राम तब वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, तो ये मूव कर सकता है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो ये मूव करके कुछ यहाँ आ जाता है, ये कुछ पहले आ जाएगा ऐसे करके। तो ये जो इसका हिंज है, हिंज का लोकेशन, ये कुछ यहाँ आ जाएगा कहीं करके, उसके बाद ऐसे जाके होगा। कहने का मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम निकल के आता है, तब जाके इसके अंदर कोई स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। और तब स्ट्रेस देखने को नहीं मिला, विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इसमें रोटेशन देखने को मिल गया। इसलिए ऐसा बोलते थे कि उसके अंदर रिजिड बॉडी रोटेशन हो गया और वही ये स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म आ चुका है। ठीक है, ऐसा बोलते थे। तो ये इलास्टिक एनालिसिस की कहानी थी। प्लास्टिक में कुछ डिफरेंट होगा, प्लास्टिक में देखते हैं क्या होगा। प्लास्टिक में सबसे पहले एग्जांपल को समझेंगे। जो पहला एग्जांपल होगा हमारा वो वही बार होगा जो पहले एग्जांपल हम लोग इलास्टिक में देखे थे, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, बार और बीम में क्या डिफरेंस है। अगर किसी भी बॉडी में ये जैसे बीम का ये सेक्शन है, एक बॉडी है, इस बॉडी पे स्ट्रक्चर है, इस पे एक्सियल फोर्स लगाएंगे आप,
तो ये इसको बार बोलेंगे। सिर्फ इसमें एक्सियल फोर्स है तो बार बोलेंगे। अगर उसमें डोमिनेंट फोर्स बेंडिंग होगा, कहने का मतलब ट्रांसवर्स लोड के अंदर इसमें बेंडिंग ज़्यादा डोमिनेट करेगा एक्सियल फोर्स के कंपैरिजन में, मतलब एक्सियल फोर्स नहीं आएगा, बेंडिंग मोमेंट ही आएगा, तब उसको उसी केस में बीम बोल देते थे। तो ये एक्सियल फोर्स लग रहा है इसलिए इसको बार बोलेंगे। अगर वही ट्रांसवर्स फोर्स लगेगा, ऐसे लगा देंगे फोर्स, तो इसके अंदर बेंडिंग आ जाएगा, तो बेंडिंग डोमिनेंसी की वजह से इसको क्या बोलेंगे, बीम बोल देंगे। तो ये डिफरेंस है बार और बीम में। तो मैंने पिछले क्लास में क्या किया था, एक पी नाम का लोड लगाया था। एक काम करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, यहाँ कुछ बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। यहाँ बनाते हैं। तो मैंने एक बार बना दिया, इससे मैंने पी लोड लगा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन के बारे में कुछ बोल रहा था, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आप हम लोग देखिए, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो स्टील का ही बात करेंगे, अदर मटेरियल का बात नहीं करेंगे। तो स्टील में स्टील का जो ग्राफ निकल के आता है हमारा, आप देख चुके थे कि स्टील का जो ग्राफ निकल के आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ये स्ट्रेस है और ये अगर स्ट्रेन है, तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि अप टू द सम पॉइंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अप टू द सम पॉइंट अगर रोड लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन भी देखने को मिलेगा और स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, और दोनों आपस में लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस निकल के आता है इसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। मतलब कहने का मतलब कि यील्ड स्ट्रेस तक ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं, और स्ट्रेस बढ़ेगा यील्ड स्ट्रेस तक। जैसे जैसे आप लोड लगाते जाएंगे किसी मटेरियल पे, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो यील्ड स्ट्रेस तक बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप लोड लगाते हैं तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। ये हम डिस्कशन पहले क्लास में कर चुके हैं, ये डिस्कशन हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एक काम हमको आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर ऐसे करके देख लीजिए कुछ लेक्चर्स को, तब जाके ये चीज़ इस क्लास में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी जो पहले और दूसरे तीसरे लेक्चर में यूज किए गए थे, मतलब पढ़ा चुके हैं, उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये स्ट्रेस तब तक बढ़ेगा जब तक ये यील्ड स्ट्रेस तक रीच नहीं कर जाता है। जैसे ही किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस तक रीच किया, उसके बाद अगर फर्दर लोड अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसके अंदर मटेरियल के अंदर स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, सिर्फ स्ट्रेन होगा, मतलब विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस वो स्ट्रेन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं यील्डिंग जोन, मतलब स्ट्रेस स्टील का यील्डिंग जोन बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, या फिर यील्ड प्लेट्यू भी बोलते हैं कि ये यील्ड प्लेट्यू है। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट को और नेकिंग पार्ट को रिमूव कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये सब पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी चीज का यहाँ पे कंसेप्ट का यूज होगा। अब आप देखिए, इसको पहले लेक्चर से कंपेयर कीजिए। इसके पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था कि इलास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम में, इलास्टिक एनालिसिस में कैसे मैकेनिज्म अकर करता था, उसको याद कीजिए। मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस निकाला था, तो स्ट्रेस का कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को ये मिला था कि ये स्ट्रेस P अपॉन में A के बराबर होता है, जितना लोड लगाया और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, तो P अपॉन में A के बराबर स्ट्रेस इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेस, अगर इस स्ट्रेस को एज्यूम करें कि ये स्ट्रेस इस यील्ड स्ट्रेस से कम है, तभी जाके ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस तब तक इंक्रीज करेगा। अगर मान लेते हैं लोड को बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन ये तभी तक बढ़ेगा जब तक ये यील्ड स्ट्रेस को रीच नहीं कर जाता है। तो यील्ड स्ट्रेस को जब तक रीच नहीं कर जाता है तब तक ये स्टेबल कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा होगा हमारा। जैसे ही लोड को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर का बात कर रहे हैं हम लोग, बस इस जोन का बात कर रहे हैं। तो इसी जोन को मैं इलास्टिक जोन बोल देता हूँ एक बार। ये इलास्टिक जोन है और ये प्लास्टिक है। जैसे ही हमारा लोड इसके बियॉन्ड एंटर करेगा तो वो प्लास्टिक जोन में एंटर कर गया, इसके पहले वो इलास्टिक जोन में होगा। इसका मतलब जैसे ही वो इस तरीके का लोड है ये कि अभी हमारा स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस को रीच नहीं किया है, इसका मतलब अभी हम लोग इलास्टिक जोन में ही हैं। ये स्ट्रेस इलास्टिक स्ट्रेस के अंदर है, मतलब यील्ड स्ट्रेस के बिलो है, तब तक ये स्ट्रक्चर स्टेबल बिहेव करेगा जैसे कि इलास्टिक एनालिसिस में कर रहा था। लेकिन लोड को बढ़ाते बढ़ाते आपको एक ऐसा पॉइंट पे लोड को ले गए कि ये लोड को पी वाई के बराबर कर दिए। पी वाई ऐसा लोड है जिसके करस्पॉन्डिंग इसके अंदर यील्ड स्ट्रेस आ रहा होगा। तो अब जब स्ट्रेस निकालेंगे तो ये एफ वाई बन जाएगा, ये एफ वाई स्ट्रेस होगा जो कि पी वाई अपॉन में ए होगा। अब जो स्ट्रेस इसके अंदर आ चुका है ये यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो चुका है। अब इसके अंदर जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो चुका है। अब अगर फर्दर आप लोड को इंक्रीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब अगर फर्दर आप लोड को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? सिर्फ स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेस का नहीं बढ़ना, स्ट्रेन का बढ़ना, मतलब ये फिर भी फैलता जाएगा। पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इलास्टिक में कि इसका इलोंगेशन देखने को मिलता था जो कि कितना होता था, डेल्टा।
तो ये डेल्टा जब पहले पी से बिलो में है, जब यील्ड स्ट्रेस से बिलो जोन में, इलास्टिक जोन में है, तब तक ये डेल्टा बढ़ता था। डेल्टा कैसे बढ़ता था? विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस भी साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, तब जाकर डेल्टा हो रहा है। मतलब स्ट्रेस के साथ साथ डेल्टा देखने को मिल रहा है, स्ट्रेस के साथ साथ डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पीवाई स्ट्रेस पे, पीवाई लोड पे रीच किया, मतलब स्ट्रेस जो हमारा यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गया, उसके बाद जब आप लोड को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन इलोंगेशन आपको फिर भी देखने को मिलेगा क्योंकि स्ट्रेन बढ़ रहा होगा। तो इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेन होगा लेकिन स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि आपका जो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन वाला प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वैलिड होता दिख रहा है। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन क्या होता था कि विदाउट एनी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस आपको क्या ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा, यानी मूवमेंट यानी डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा या फिर इलोंगेशन देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ तो यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हम एक लोड के ऐसे वैल्यू पे पहुंच गए हैं जिस लोड के करस्पॉन्डिंग मटेरियल के अंदर स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन हो रहा है। तो इसी को क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन बोलेंगे कि ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन जैसा ही लग रहा है, कि ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बॉडी विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज कैसे इलोंगेट कर रहा है। इसका मतलब बॉडी फेल हो चुका है, मतलब अब रेजिस्ट करने के काबिल नहीं है। रेजिस्ट वो किया तब तक किया जब तक इसके अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर नहीं हो गया। जैसे ही इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जो है यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गया, उसके बाद फर्दर रेजिस्टेंस को ये स्टॉप कर दिया। अब बोला कि अब हम रेजिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, मेरी सक्षमता के बाहर हो चुकी है चीज। अब स्ट्रेन फिर भी देखने को मिलेगा विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो इस पॉइंट को ऐसा बोलेंगे कि अब ये बॉडी का क्या आकर कर चुका है, मैकेनिज्म आकर कर चुका है, और इस बॉडी को हम अनस्टेबल घोषित कर देंगे। अब जाके अनस्टेबल बोलेंगे कि अब जाके ये अनस्टेबल हो गया। तो ध्यान दीजिए, प्लास्टिक एनालिसिस हमेशा इलास्टिक के जोन के बाद ही आएगा। इसका मतलब प्लास्टिक एनालिसिस में स्ट्रक्चर पहले से अनस्टेबल नहीं होगा, हम उसको अनस्टेबल बनाएंगे कुछ ऐसा लोड या कुछ ऐसा मोमेंट या कुछ ऐसा कंडीशन दे के। तो मैंने उसको ऐसा कंडीशन दिया, एक ऐसा लोड लगाया जिस लोड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस डेवलप हो गया, तब जाके ये इसका मैकेनिज्म अकर कर गया। तो अब जाके ये जो बॉडी है या स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब इसका मैकेनिज्म अकर कर गया। तो समझ में आया? तो ये बेसिक फंडा है मैकेनिज्म का। यहाँ पे एक बात लिखते हैं, यहाँ पे बात लिखते हैं कि बार जो है वो इलोंगेट कर रहा है, बार इलोंगेट विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ, बार इलोंगेट्स विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस आफ्टर रीचिंग स्ट्रेस Fy। जैसे ही स्ट्रेस Fy तक पहुंच रहा है उसके बाद विदाउट एनी, मतलब उसके बाद स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमको बार में इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस इट इज आइडियलाइज्ड एज रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। ऐसा आइडियलाइज करेंगे कि ये बॉडी अब रिजिड बॉडी की तरह ट्रांसलेट कर रहा है, कि विदाउट एनी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस ये बॉडी इलोंगेट कर रहा है, बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे ही किसी बॉडी, हमको आपको पिछले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि जैसे ही किसी भी स्ट्रक्चर का रिजिड बॉडी, किसी भी स्ट्रक्चर में रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन या रिजिड बॉडी रोटेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर या तो मैकेनिज्म में आकर कर चुका है, या अनस्टेबल हो चुका है, या फिर वो स्ट्रक्चर का फेलियर हो चुका है। तो ये रहा एक डायरेक्ट लोड, जैसे पी एक्सियल लोड के अंदर कैसे मैकेनिज्म आकर करता है उसका। लेकिन हमको, अब हम लोग को बेसिकली एक्सियल लोड के अंदर नहीं देखना है, हमको मेनली ट्रांसवर्स लोड के अंदर जो बेंडिंग होता है, बीम होता है, बीम में हमको मैकेनिज्म आकर करवाना है, क्योंकि बीम में ही आगे हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे। तो चलिए सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। हम लोग अब बेंडिंग में देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे आकर करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बीम में बेंडिंग जब होता है तब प्लास्टिक एनालिसिस में इंटर करते हैं, तब जाके मैकेनिज्म कैसे होता है। तो उसके लिए कल का ही एग्जांपल उठाते हैं। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, एक साइड हिंज्ड और एक साइड रोलर सपोर्ट, और इस पे लोड लगाते हैं। तो लोड जब ये लगेगा तो हमको पता है कि इसके पास इतना सफिशिएंट रिएक्शन है, नॉट लेस देन 3, इसका डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंसी 0 है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होगा और ये स्टेबल की तरह बिहेवियर करेगा। कहने का मतलब कि जैसे ही आप लोड लगाएं कुछ पी, जैसे कि आप पी लोड लगाएं, तो ये बॉडी अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्म में होगा। ये बॉडी बेंड करेगा,
ये बॉडी बेंड करेगा और बेंड करने के बाद इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा। एक काम करते हैं, हम इस लोड को और बढ़ाते हैं। अब इस लोड को बढ़ाएंगे तो इसका बेंट शेप और बढ़ेगा। कैसे? वो बेंडिंग फॉर्मूला से निकल के आता है। बेंडिंग फॉर्मूला से देखिएगा M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/R। जब इसके 1/R वाले पार्ट को हम लोग पिछले लेक्चर में, पीछे के किसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 1/R को कर्वेचर बोलते हैं। इस बीम का जो बेंड शेप है ना, इसका कर्वेचर, मतलब कर्वेचर बढ़ रहा है, इसका बेंड शेप बढ़ेगा। तो 1/R क्या है? कर्वेचर है। ये M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता जाएगा अप टू द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक एनालिसिस में जब तक हैं हम लोग, तब तक अगर मोमेंट को बढ़ाएंगे तब हमारा कर्वेचर बढ़ेगा, इसका बेंड शेप बढ़ रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोड के बढ़ाने से मोमेंट कैसे बढ़ रहा होगा, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो जब लोड के बढ़ाने से मोमेंट का वेरिएशन देखेंगे तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम का आपको BMD याद होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो लोड है, अगर वो सेंटर पे लग रहा है, लोड हमारा सेंटर पे लग रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट होता है सेंटर पे, वो PL/4 होता है। बाकी हर जगह भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोमेंट होता है, लेकिन जो मैक्सिमम मोमेंट निकल के आता है वो सेंटर ऑफ द स्पैन पे निकल के आता है, जहाँ पे लोड लग रहा है मिड स्पैन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा BMD सिंपली सपोर्टेड के लिए। अब एक काम कीजिए, आप लोड को बढ़ाइएगा तो आपको दिख रहा होगा कि बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा। लोड को बढ़ाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ता है? वो एक्चुअली पूरे बीम में बढ़ रहा होता है, लेकिन ये बात अलग है कि सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? सेंटर पे है, मतलब मिड ऑफ द बीम पे है। तो ये हर जगह बढ़ता है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा। ये बात अलग है कि सबसे मैक्सिमम हमेशा सेंटर पे, कहने का मतलब जहां लोड लग रहा है पॉइंट लोड के नीचे एक्ट कर रहा है, हमेशा पॉइंट लोड के नीचे ही आ रहा होगा, ये PL/4। अब ये बात अलग है कि ये P से बड़ा है, मतलब लोड बढ़ाएंगे तो मोमेंट बढ़ेगा। हमने इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो यही दिखा रखा है। अब लोड बढ़ा रहे हैं तो मोमेंट बढ़ रहा है, लोड बढ़ा है तो मोमेंट बढ़ रहा है, मोमेंट बढ़ रहा है तो कर्वेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका बेंड शेप बढ़ते जाएगा। अब लोड को और बढ़ाएं, इसका बेंड शेप और बढ़ेगा, तो ऐसे झुका हुआ फील होगा। अब एक काम करते हैं, लोड एक ऐसे पॉइंट पे रीच कर गया, आप सेकंड या थर्ड लेक्चर देखिएगा कि लोड बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि ये जो मोमेंट जो है, मैक्सिमम मोमेंट जो आ रहा था ना, ये जो मैक्सिमम मोमेंट आ रहा था, पीक मोमेंट, बढ़ते 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 ऐसा मोमेंट बढ़ गया कि ये मोमेंट बढ़ के अब MP के बराबर हो गया। MP क्या है? प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। अब ये MP कैसे होता है, कैसे MP तक पहुंच जाता है वो चीज, वो आप सेकंड लेक्चर, उस लेक्चर का नाम है प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, उस नाम का एक लेक्चर पड़ा हुआ है। उस लेक्चर को देखिए कि MP कैसे रीच करता है लोड के लगाने पे, और MP रीच करने के बाद क्या होता है, उस मैकेनिज्म बीम में, एक एक फाइबर में क्या हो रहा होगा, उसके लिए उस लेक्चर को प्रेफर कीजिए। उस लेक्चर के बाद अब यहां से कंटिन्यू कर दीजिए, आप देखना। अब ये क्या हुआ, मोमेंट बढ़ते बढ़ते MP पॉइंट तक रीच कर गया। मतलब एक पॉइंट पे, मतलब सब मिडी पॉइंट पे, ऐसी बात है, मिड पॉइंट पे जहां पे ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, वहां पे जो मोमेंट है सबसे पहले MP पे पहुंचेगा, बाकी सारे हर जगह के मोमेंट उससे कम होंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही ये मोमेंट MP पे पहुंचा, मैक्सिमम मोमेंट MP पे पहुंचा। MP पे पहुंचने के बाद ही हम आपको बताए थे उस लेक्चर में कि MP पे जैसे ही बीम का मोमेंट पहुंचा, उसके बाद उस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद उस पॉइंट पे जहां पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा, जहां पे मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट सबसे रीच करेगा, वो वहां पे एक हिंज का फॉर्मेशन होगा। फिर से वापस से 1 2 3 हिंज आ गया, तो ये क्या करेगा, सीधा रोटेट कर जाएगा विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ हिंज। अब ये बेंट नहीं करेगा, सीधा रोटेट कर जाएगा क्योंकि हिंज बन चुका है। ये बात अलग है कि यहाँ पे जो हिंज है वो प्लास्टिक हिंज है, और वो पिछले इलास्टिक एनालिसिस में देखे थे वो इंटरनल हिंज था, मतलब कि वो एक, और ये हम लोग हिंज प्रोवाइड किए थे, और यहाँ पे वो हिंज वो खुद ब खुद लोड लगाने के बाद ये बीम अंदर से अंदर डेवलप कर लिया। तो ये प्लास्टिक हिंज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक हिंज और जो नॉर्मल हिंज है उसमें भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिलहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है। फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं कि अब बोलेंगे, अभी तक देखिए लोड लगा रहे थे, लोड बढ़ा रहे थे, लोड बढ़ाते बढ़ाते ऐसा पॉइंट आया, लोड बढ़ते 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 हो रहा था कि बॉडी रेजिस्ट कर रहा था, मतलब स्ट्रक्चर उस लोड को रेजिस्ट कर रहा था, बॉडी बेंड कर रहा था, बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा था। लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे ही इसके अंदर प्लास्टिक मोमेंट जनरेट हुआ, एक पॉइंट पे सबसे प्लास्टिक मोमेंट पर रीच कर गया अगर पॉइंट, उसके बाद बॉडी क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस, फर्दर डेवलपमेंट। अब कोई डेवलपमेंट स्ट्रेस नहीं होगा, ये बॉडी रोटेट करके सीधा यहां आ जाएगा। तो एक चीज आप समझ चुके हैं कि जैसे ही MP पे रीच किया, इसका मतलब उस बॉडी का क्या कर गया, मैकेनिज्म कर गया। तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये बॉडी अब क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। ये बॉडी अनस्टेबल हो गया है, इसका मैकेनिज्म कर गया है। ठीक है, आफ्टर बेंडिंग मोमेंट रीचेज MP, जैसे ही बेंडिंग मोमेंट MP पे रीच किया इस बीम सेक्शन में कहीं भी, तो बीम रोटेट्स विदाउट फर्दर इंक्रीज इन लोड।
अब बिना लोड बढ़ाए ही जो हमारा बीम है वो सीधा सीधा रोटेट करेगा, मतलब कि फर्दर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा इस बीम के अंदर। तो इसी को तो बोलते थे कि रिजिड बॉडी रोटेशन। रिजिड बॉडी रोटेशन क्या होता था कि वो रिजिड बॉडी की तरह रोटेट कर जाए, अब उसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब हमको एक्स्ट्रा लोड नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ये लाल वाले तक लोड बढ़ा चुके हैं, बहुत लोड बढ़ा चुके हैं। इस पॉइंट के बाद ये बॉडी अनस्टेबल बिहेव करेगा। इसके अंदर एक प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ। क्यों प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ? उसका मैकेनिज्म यहाँ था जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका था, तो वो लेक्चर को रेफर कीजिएगा कि प्लास्टिक मोमेंट यहाँ पे आया। प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी तक जैसे ही रीच किया ये पॉइंट, उसके बाद तुरंत प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आपको लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बीम अपने आप ऐसे झूल के या फिर रोटेट करके वो नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम लोग आइडियलाइज कर देते हैं। हेंस इट इज आइडियलाइज्ड एज रिजिड बॉडी रोटेशन। तो यही है रिजिड बॉडी रोटेशन। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस बॉडी का मैकेनिज्म अकर कर गया। तो आप देख चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिस लोड के करस्पॉन्डिंग, ये मैंने पी लोड लगाया है, जिस लोड के करस्पॉन्डिंग इस स्ट्रक्चर में, इस बीम में मैकेनिज्म देखने को मिला, उस लोड को बोलते हैं कोलैप्स लोड। तो अगले स्लाइड में हम लोग वो भी देख लेते हैं कोलैप्स लोड के बारे में डिफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने दो टर्म के बारे में डिफाइन कर रखा है। पहला तो मैकेनिज्म क्या होता है प्लास्टिक एनालिसिस में, दूसरा कोलैप्स लोड क्या होता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर कोई सेगमेंट ऑफ द बीम बिटवीन द प्लास्टिक हिंज, मतलब प्लास्टिक हिंज बनने के बाद उस प्लास्टिक हिंज का बीच का सेगमेंट अगर एबल टू मूव, मतलब अगर वो मूव कर पा रहा है विदाउट इंक्रीजिंग लोड, मतलब कि जैसे ही एक पॉइंट लोड बढ़ाते बढ़ाते ऐसा पॉइंट आया कि उस पॉइंट पे ऐसे पॉइंट पे रीच कर चुके थे कि हम लोग के प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो गया, तो अब हम लोग को लोड ना बढ़ाना पड़े उसके फर्दर मूवमेंट के लिए, उसको बोलते हैं कि उस बॉडी का क्या कर गया, मैकेनिज्म अकर कर गया। जैसे ही मैकेनिज्म अकर कर गया तो वो लोड जिसके करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म अकर किया उस स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं कोलैप्स लोड। तो लोड रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कोलैप्स लोड। ठीक है, तो उस कोलैप्स लोड को हम लोग अभी डिफरेंट बहुत सारे स्ट्रक्चर के लिए, यही पूरे प्लास्टिक एनालिसिस पे अब हमको कोलैप्स लोड से ही मतलब है, हम लोग कोलैप्स लोड ही फाइंड करेंगे सारे स्ट्रक्चर का। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्हें भी आपके दोस्तों में अगर जिन्हें भी स्टील पढ़ने की जरूरत होगी तो ये लेक्चर उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।